नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तमिलनाडु गए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें तमिलनाडु में सभी लोग सुरक्षित हैं। दोनों सरकारी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और फर्जी वीडियो से अफवाह फैली, किसी भी अफवाह पर लोगों को ध्यान नहीं देने की बात कही गई है। अफवाह के वीडियो शेयर ना करें, दहशत फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि ग्रामीण विकास सचिव बाला मुरुगन 49 सदस्यीय टीम के सदस्य हैं, जो फर्जी वीडियो पर फैली अफवाह की हकीकत जानने और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए तमिलनाडु पहुंची हुई है। टीम के सदस्य वहां के अधिकारियों, एक्सपोर्टर्स, ठेकेदारों और श्रमिकों से मुलाकात कर रहे हैं। श्रमिकों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। हम 4 लोग बिहार सरकार की ओर से आज कल से तमिलनाडु में आके वरीय पदाधिकारियों के साथ, तमिलनाडु गवर्नमेंट के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार से आए हुए इधर वर्कर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। आज हम लोग तिरुपुर में हैं। तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वरीय पदाधिकारी कलेक्टर है, सिटी पुलिस कमिश्नर, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी पदाधिकारियों। इसके अतिरिक्त जो तिरुपुर में बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की है। हम इस मौके पर आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ जो फेक वीडियोस के चलते रूमर्स फैला हुआ उसको आप ज़रूर आप गलत समझिए, उसको सही नहीं समझना है। उसके चलते, रूमर्स के चलते जो अफवाह उड़ा हुआ है, आप लोगों के बीच में थोड़ा आशंका है, वो दूर होना चाहिए। हम बिहार सरकार की ओर से ये मैसेज देना चाहेंगे, बिहार सरकार एवं साथ साथ तमिलनाडु सरकार, आप सभी के लिए जो भी उचित कार्रवाई करना है वो किया जा रहा है। हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, सभी सुरक्षित है, उसके लिए जितना भी कार्रवाई जरूरी होगा वो सभी के द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। यही हम कहना चाहते हैं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु मामले को लेकर कहा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है। टीम भेजी गई है। यहां की सरकार और वहां की भी सरकार अपनी नजर इस पूरे मामले पर बनाकर रखे हुए है। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्कर्स कह रहे हैं कि हम लौटेंगे नहीं वहां से। वर्कर्स जो आ रहे हैं वहां, एक बार टीम को जाने दीजिए। टीम गई है, जब टीम गई है, जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें क्या है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में। और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा। विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को, अगर कोई बात है इस तरह की, तो हम लोग, क्योंकि 2-4 न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही हैं, तो इसमें सरकार गंभीर है, तभी तो टीम भेजा गया है। त्रिपुर नॉर्थ के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने वायरल वीडियो को पूरी तरह से फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के एक शख्स ने बिहार के पवन की हत्या कर दी और इसी हत्याकांड को नॉर्थ इंडियन पर हमला बताकर वायरल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पवन यादव जो बिहार से थे, उनका मर्डर झारखंड के रहने वाले उपेंद्र धारी ने अपने एक निजी कारण से किया। इस घटना के हमारे पास ठोस सबूत है, जिसमें डायरेक्ट आई विटनेस भी शामिल है। इस मर्डर को उपेंद्र धारी ने कन्फेस भी करा है और हमने उनको अरेस्ट करके अभी जुडिशियल कस्टडी में डाला है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। इन वीडियोस को आप देखकर विश्वास ना करें।
इनको शेयर करने वालों पर और हिंसा फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तमिलनाडु में हिंसा का फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार बीजेपी के खिलाफ 2 धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्विटर को भी चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी का ट्विटर हैंडल बंद करने को कहा गया है। हिंदी भाषी और बिहार के श्रमिकों पर हमले का अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई पर भी 4 धाराओं में केस दर्ज किया है। तो तमिलनाडु मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्म है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमिलनाडु में जो घटना घटी, एक बीजेपी नेता पे एफआईआर की खबर आ रही, क्या है मामला और आप लोगों को? चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव और एक यूट्यूबर मोहम्मद तनवीर, जिनके बारे में यह कहा गया कि तमिलनाडु में घटना का फर्जी वीडियो के प्रचार और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तमिलनाडु पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नैतिक दर्जनों केस कर दे, एफआईआर कर दे तमिलनाडु की सरकार। बिहार की जनता को, बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में ऐसे नहीं छोड़ देगी भाजपा। भाजपा इन बातों को उठाएगी। तमिलनाडु से फोन कर करके मजदूर बता रहे थे बिहार लौटे और झारखंड लौटे तमिलनाडु से मजदूरों ने अपनी कहानी मीडिया के सामने भी बताई है। अगर उसमें कुछ सच्चाई थोड़ा बहुत भी नहीं रहता तो माननीय मुख्यमंत्री जी कमेटी बना करके पदाधिकारियों का नहीं भेजने का काम। और शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार होली का बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक होली के पहले यानी कि कल बहाली को लेकर नई नियमावली पर मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई नियमावली पर वित्त विभाग की भी सहमति मिल चुकी है और सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को ले जाने का निर्णय कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार खुद ही शिक्षक बहाली को लेकर पहल करते नजर आ रहे हैं। बिहार में करीब 3 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी और नई नियमावली के बाद बदलाव के साथ ये बहाली होगी। नई नियमावली पर मोहर लगते ही 7वें चरण के शिक्षक बहाली का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक कॉल पर एम्बुलेंस मिलने का दावा भले करती हो, लेकिन गोपालगंज में हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। प्रसूता के परिजन जो हैं वो सरकारी एम्बुलेंस के लिए फोन पर फोन लगाते रहे पर उनको सुविधा ही नहीं मिली। मामला डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के गृह जिले गोपालगंज का है, जहां दर्द से छटपटा रही प्रसूता को आनन फानन में ई रिक्शा से गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। मांझा प्रखंड के भैंसही गांव निवासी मनोज कुमार ने बताया कि पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद घंटों इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली और इसी मामले में अस्पताल प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। हमारा छोट भौजाई के एम्बुलेंस के मान ली खोजने से तो ना टाइम मिलल है, लेके बैटरी गाड़ी से आने से तो रास्ता में लड़का हुआ। हम अपने गांव से लेकर आ रहे थे डिलीवरी लेके, तो हल्का पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल के सामने रास्ते में हो गया। क्या हुआ? फिर अभी लड़का हुआ है और गए हैं अंदर। गया के इमामगंज बाजार में चल रहे अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यशोदा और केयर नर्सिंग होम में प्रशासन ने इसे सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक लगातार मरीजों की मौत की शिकायतें यहां से मिल रही थी। 6 महीने में 12 मरीजों की मौत की बात सामने आ रही है और यही वजह है कि प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों ही नर्सिंग होम को आज सील कर दिया। एक केयर हॉस्पिटल और एक यशोदा नर्सिंग होम को खुला हुआ संचालित अवस्था में पाया गया। इन लोगों से दस्तावेज की मांग करने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया पाया गया कि यह अवैध क्लिनिक है, जिस कारण विधिवत नियमानुसार इन सभी को
सील किया गया है और इनके विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसपीओ साहब आए थे, हॉस्पिटल आए थे, फिर कुछ लेटर उटर भी डिस्ट्रिक्ट से उनके पास आया था, तो उनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग आए रानीगंज में। बहुत नर्सिंग होम का नाम था, उन्होंने बताया था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो यहाँ यशोदा नर्सिंग होम में जो साहब के साथ ये किया गया। फिर आगे गए वहाँ तो केयर नर्सिंग होम था वहाँ। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके यहाँ बोतलों में शराब नहीं बल्कि पूरे टैंकर में सप्लाई हो रही है। बेगूसराय में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को होली से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया है, जो एक तेल टैंकर में छिपाई गई थी ताकि पुलिस की आंखों में आसानी से धूल झोंका जा सके। लेकिन तस्करों की ये तरकीब भी उन्हें काम नहीं आ पाई और गाड़ी चेकिंग के दौरान विदेशी शराब की इस बड़ी खेप को पकड़ा गया है। पुलिस टैंकर के साथ एक पिकअप को भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि इस शराब को रिफाइनरी थाना क्षेत्र के दिवना में खपाया जाना था। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो गोपालगंज में होली से पहले उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। गंडक नदी के किनारे चल रहे शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। ड्रोन और अजमान दस्ते की मदद से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के 70 घाट पर यह कार्रवाई हुई। 5000 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब को यहां नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि कुएं के आकार का गड्ढा बनाकर शराब को यहां छिपा कर रखा गया था, जिसे नष्ट कर दिया गया है। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलने के साथ ही तस्कर जो यहां पर उस वक्त मौजूद थे वो फरार हो गए। अब इन तस्कर की तलाश जारी है। सूचना मिली थी कि बैकुंठपुर थाना अंतर्गत 70 घाट में दियरा क्षेत्र में जो है वो चुलाई शराब बनाया जा रहा है। तो उसी के आलोक में उत्पाद टीम जो है वो ड्रोन और स्वान दस्ते के साथ वहां गई थी। पता चला है तो उसमें 3 भट्टियों को भी नष्ट किया गया है और साथ में लगभग 5000 केजी जो किन्वित गुड़ का पास है जिसे शराब बनाया जाता है, उसको हम लोग भी नष्ट किए हैं। गड्ढे में करके किन्वित गुड़ का पास रखा हुआ था दियर में। और चलिए अब आपको हाजीपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर शराबबंदी की पोल खुलती हुई तस्वीरें सामने आ गई। जहां एक नशेड़ी ऑटो चालक की ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ऑटो चालक का कहना है कि उसने शराब पी रखी थी। नशे में होने की वजह से ऑटो का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रक से जाकर टकरा गए। खबर समस्तीपुर से, जहां अपराधियों को एक ऑटो चालक की गोली मारकर अपराधियों की तरफ से हत्या कर दी गई है, जिसके बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जमकर बवाल किया गया है। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के पटमारा गांव की है। एक दिव्यांग ऑटो चालक अपनी गाड़ी में ही सो रहा था और तभी दोपहर में बाइक सवार बदमाशों ने आकर नजदीक से उसके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब तक परिजन बाहर आते, अपराधी यहां से फरार हो चुके थे। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। खबर नवादा से, जहां पर आपसी विवाद में गोलियों से भूनकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला रूपौ थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव का है। मृतक की पहचान कौवाकौल थाना क्षेत्र के मानसागर पटोरी के गांव के रहने वाले अरविंद साव के बेटे सन्नी कुमार के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस ने घटनास्थल से कट्टा और कुछ खोखे बरामद किए हैं। हमारा बेटा मालिक फूल सजाने काम करता था। हाँ। वो निकला शाम को। कहाँ? फूल सजाने के लिए। कहाँ? रुपौ। कब? शाम को करीब 3 साढ़े 3 बजे का। इसके बाद वो वापस नहीं आया। हाँ। क्या सूचना मिला था? सुबह सूचना मिला, उसको गोली मार करके हत्या कर दी। अपराधी बेखौफ जो है सो इधर घूम रहे हैं, कभी भी किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। प्रशासन के नाम से कोई डर नहीं रहा है कि प्रशासन भी कोई चीज है हमारे रूपों में। तो पता चला कि
गोली चला है, तो पता करते करते हम जंगल के पास चल गए। तो जंगल के पास मतलब कि गोली लगा हुआ, मतलब 100 फाड़ा हुआ था। हाँ 100 फाड़ा हुआ, तो वहीं पर देखे। क्या लगता है सर? गोली से मारा है। कारण नहीं बता सकता। नवादा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को खंती से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरढी गांव की है। घटना के बारे में मृतक कारू राजवंशी के परिजनों का ये कहना है कि गोतिया वाल्मीकि राजवंशी से आधे कट्ठे जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा था और इसी विवाद में कारू राजवंशी के भतीजे ने उसके सर पर खंती से वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी भतीजा फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। सर आधा कट्ठा जमीन चलते विवाद चला सर। किससे? मेरा गोतिया से सर। वाल्मीकि राजवंशी मेरा गोतिया है और विवाद होने के कारण है जो कि थोड़ा बोला बोली हुआ और उधर से आया उसका बेटा खंती से डायरेक्ट मार दी। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग लड़की से गैंग रेप के 2 आरोपियों को 35 साल की सजा सुनाई गई है। मामला 15 नवंबर 2019 का है, जब चलती कार में 4 मुस्लिम लड़कों ने गैंग रेप कर उसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद मोहनिया में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। घटना के करीब 3 साल के बाद अब न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने 2 आरोपी शहनवाज उर्फ सोनू और सिकंदर अंसारी को 35 साल की सजा सुनाई है। वहीं तीसरा आरोपी का केस अभी भी चल रहा है। हालांकि पीड़ित परिवार के वकील का कहना है कि वो अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और इसे चुनौती देने के लिए वो उच्च न्यायालय में जाएंगे। और जो फाइन की राशि एक्यूजों पर लगाई गई है टोटल 6,26,000 रुपया है जो पीड़िता को मिलेगा। इस न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट हैं, लेकिन पॉक्सो के सेक्शन में न्यायालय ने उन लोगों को सजा नहीं दिया है, जो कि लड़की नाबालिग थी पीड़िता, और इनके पॉक्सो के सेक्शन में सजा नहीं देने के खिलाफ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस सजा से पीड़िता के परिवार के लोग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते अब तक के हेडलाइंस पर।